हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल इकोनॉमिकल राहुल। आज मैं पीपल एज रिसोर्सेज पार्ट 2 क्लास 9 का बताने वाला हूँ। और आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। इसलिए पार्ट 1 जरूर देखेंगे क्लास 9 के बच्चों। आगे देखते हैं। अब आ गया ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन का मतलब तो जानते ही हैं, पीपल बहुत तरह का एक्टिविटीज करता है। तो वो इकोनॉमिक्स में दो तरह का कैटेगराइज किया गया है एक्टिविटीज में। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहते हैं? वैसा एक्टिविटीज जहां पे मनी से मेजर किया जाता हो। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? वैसा एक्टिविटीज जिसको मनी से मेजर नहीं किया जाता हो। ऑटोमेटिकली ये मेजर्स मनी से होता है। इसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। इस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हम वीडियो नंबर 1 में मैं बताया था, जो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, द विलेज ऑफ पालमपुर में। तो उसमें मैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स बताया था। उसमें मैं बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या होता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और एक्सचेंज। तो वही चीज यहाँ पे है। ऑटोमेटिकली मनी कब आता है? जब हम प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और कंजम्पशन करते हैं। ये चारों चीज एक्टिविटीज हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंसीडर होता है। उसी प्रकार नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है कि इसमें हम मनी से कैलकुलेशन नहीं करते। इसमें कोई मनी का बात नहीं आता है। देयर इज नो मेजरमेंट ऑफ मनी हियर। एग्जाम्पल में ले लेंगे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, तो मान लीजिए कि एक ड्राइवर अपना कार ड्राइविंग करता है, एक गार्डनर एज ए वेज बेसिस पे एक गार्डन को में काम करता है, एक लॉयर अगर कोई काम करता है कोई भी अपने क्लाइंट के लिए, तो वो भी एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। उसी प्रकार नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जनरली एग्जांपल हो जाएगा कि मदर अपने चाइल्ड को देखभाल करती है, जहाँ पे लव अफेक्शन का बात हो जाएगा। इसमें कोई पैसा से हम लोग मेजर नहीं करते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। समझ गए? अब आगे देखते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी दो प्रकार में कंसीडर किया। एक होता है मार्केट एक्टिविटीज, एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। यानी जो सेल्फ यूज करता है ना, वो हो जाता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। और मार्केट एक्टिविटीज क्या होता है? जो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मार्केट में हम कुछ खरीदने जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज। यानी मार्केट में जाके कोई चीज एक्टिविटीज होता है, उसको हम लोग मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज सिर्फ सेल्फ यूज करते हैं। अब यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 प्रकार में कंसीडर किया गया है। पहला प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटीज, तीसरा टर्शियरी एक्टिविटीज को समझेंगे। जिस वर्क में हम एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज करेंगे, जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रॉ मटेरियल का, जहाँ पे हम क्रॉप्स उगाते हैं, यानी जनरली इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वर्क आएगा वो सारा किस चीज में हो जाएगा? प्राइमरी एक्टिविटीज में हो जाता है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है? इंडस्ट्री, यानी जहाँ पे हम जहाँ से हम प्रोडक्शन किए थे, जहाँ से हम रॉ मटेरियल को निकाले थे, वो रॉ मटेरियल कहाँ आएगा? इंडस्ट्री में आएगा। इसीलिए प्राइमरी पहले रॉ मटेरियल हम उपजाऊ करेंगे, उसका सेकेंडरी में उस रॉ मटेरियल से हम कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो मेरा सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या आता है? इंडस्ट्री में होता है। जनरली इसमें जितना मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया वो सारा कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। तीसरा देखेंगे टर्शियरी एक्टिविटीज। टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होता है बच्चों? तो टर्शियरी एक्टिविटीज होता है सर्विस, जो सर्विस दे रहा है। एक ऑटो ड्राइवर ऑटो चला के अपना पैसा कमा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही आया, लेकिन वो सर्विस हम लोग को दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड टर्शियरी सेक्टर। समझ गए ना? वो टर्शियरी सेक्टर में आएगा, यानी ये थर्ड जिसको हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक्स में। अब आगे आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। हमारे देश में जितने जनसंख्या हैं, वो जनसंख्या का कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, जिसको हम लोग क्वालिटी कह सकते हैं या डिसक्वालिटी भी कह सकते हैं। अगर क्वालिटी करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्शन क्या होगा? मेरा प्रोडक्शन आगे होगा। अगर जहाँ पे डिसक्वालिटी होगा तो मेरा क्या होगा? मेरे देश का इनकम क्या होगा? कम होगा। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम बोले थे आपको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे तो नेशनल इनकम हमारा बढ़ेगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नेशनल इनकम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेजर ऑफ इन मनी है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का बात करते हैं, तो उसमें पहला है लेवल ऑफ एजुकेशन। पहले हम कोई भी देश का क्वालिटीज, अगर इकोनॉमी का
उसको मेजर करते हैं तो पहला आता है लेवल ऑफ एजुकेशन, कि उस देश का पढ़ाई लिखाई कैसा है, वहाँ का क्या डिग्री ओरिएंटेड पढ़ाई है या जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई है या स्किल बेस्ड एजुकेशन है, तो वो पहले देखा जाता है। पहला द लेवल ऑफ एजुकेशन। दूसरा हेल्थ, वहाँ के बच्चों को हेल्थ कैसा है, वहाँ के जितने पॉपुलेशन है उनका हेल्थ सेक्टर क्या है, माल न्यूट्रिशन से ग्रसित नहीं ना है, माल न्यूट्रिशन से रिफ्लेक्शन नहीं ना है, तो दिस ऑल आर द हेल्थ सर्विसेज। उसके बाद हम तीसरा स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल, वो जो स्किल लिया है, अगर हमको टीचिंग कराने आता है तो क्या हम स्किल जानते हैं टीचिंग का, तो दिस ऑल आर द स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल। क्या जो पीपल ले रहा है स्किल वो सही स्किल ले रहा है कि नहीं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है कि नहीं, तो ये होता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट आता है, हम आगे भी बताएंगे इसका, लेकिन हम शॉर्टली यहाँ पे बता रहे हैं। लिटरेसी रेट होता है नंबर ऑफ लिटरेसी पर नंबर ऑफ पर्सन अबव 7 ईयर्स, यानी कितना बच्चे को पढ़ना लिखना जानता है 7 साल के ऊपर, कितना बच्चा पढ़ना लिखना जानता है 7 साल के ऊपर, उसी को लिटरेसी रेट कहते हैं। तो लिटरेसी रेट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, यानी 7 साल के ऊपर कितना लिटरेट पर्सन है, बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 ईयर्स, बटे कितना पॉपुलेशन 7 साल के ऊपर है। यहाँ पे ये समझ गए हैं। आगे देखते हैं, जो हमारा एजुकेशन है उसको सही करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप्स लेती है, मेजर्स लेती है। मेजर्स क्या क्या लेती है पहले देखते हैं। जो हमारा देश का, जिससे इम्प्रूव हो एजुकेशन सिस्टम, कोई भी देश चाहता है कि एजुकेशन सिस्टम मेरा क्या हो, अच्छा हो, तो अच्छा करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ प्लान इम्प्लीमेंट करती है ताकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। स्किल बेस्ड एजुकेशन है पहला, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के तहत गवर्नमेंट ये कहती है कि 2011 1 अप्रैल 2011 को ये राइट टू एजुकेशन नियम लगा, यानी हर 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ना जरूरी है, उनको परिशिक्षा देना बहुत जरूरी है, एजुकेट करना बहुत जरूरी है। पहला ये था, इस तहत ये पहला इम्प्लीमेंटेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अपने देश के गवर्नमेंट का। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवोदय स्कूल इन ईच डिस्ट्रिक्ट। लगभग जितने डिस्ट्रिक्ट हमारे कंट्री में है, ईच डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का ये था पहले कि हम ईच डिस्ट्रिक्ट में नवोदय स्कूल को क्या करेंगे, इस प्लानिंग के तहत हम इस्टेब्लिशमेंट करेंगे ताकि बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन मिले। तीसरा, वोकेशनल स्ट्रीम, अगर बच्चों के पास एक या दूसरा स्किल है, उस स्किल से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट अच्छा से कर सके, इसीलिए वोकेशनल स्ट्रीम पे भी हम लोग को ध्यान देना है। तो गवर्नमेंट इस पे भी फोकस बहुत अच्छे तरीके से की है और वोकेशनल स्ट्रीम बहुत जगह खोली है, जिसके तहत बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। आगे चौथा, सर्व शिक्षा अभियान, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SSA भी कहते हैं। SSA के तहत सर्व मतलब पता ही होगा, सबको शिक्षा मिलना जरूरी है, यानी ये लगभग 2001 में ही इम्प्लीकेशन हुआ था और कहा गया था 2010 तक हम सभी को, जितने देश में बच्चा जो 7 साल के ऊपर है, उस 7 साल के बच्चे के ऊपर को सभी को हमको शिक्षा देना अनिवार्य है। इसके तहत बहुत स्कूल्स वगैरह, लगभग 5 लाख एलिमेंट्री एजुकेशन खोला गया था, जिसके तहत इस योजना के तहत सभी को एलिमेंट्री पढ़ाई जरूरी देना निश्चित हो गया था, प्राइमरी पढ़ाई। तब ये था सर्व शिक्षा अभियान। ये आपका था ह्यूमन एक्टिविटीज, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन। ओके, देन नेक्स्ट, अब अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है पहले समझेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कोई भी पर्सन काम करने के लिए चाह रहा है, लेकिन वो काम उस जगह पे, उस रीजन में वो काम मिल नहीं रहा है उसको, लेकिन वो काम करना जानता है। इसका मतलब, अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट कब होऊंगा, जब मुझे टीचिंग कराने आता है लेकिन यहाँ टीचिंग का कोई जॉब ही नहीं है। इट मीन्स आई एम अनएम्प्लॉयड। इट मीन्स अगर आपको काम करने की इच्छा है और वो काम आप जानते हैं, फिर भी आपको काम मिल नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए? उसी का डेफिनेशन यहाँ लिखे हैं, इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज एबल टू वर्क, वो काम करने के लिए चाह रहा है, एट प्रिवेलिंग वेज रेट, जितना उसको मिलना चाहिए उतना पे वो काम करने के लिए चाह रहा है, लेकिन उसको बट डू नॉट गेट वर्क, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब आगे देखते हैं। जनरली अनएम्प्लॉयमेंट दो
टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला रूरल एम्प्लॉयमेंट, दूसरा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। पहला रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को भी दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पहले समझेंगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जैसे आप लोग भी समझ रहे होंगे, ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है जहाँ पे गांव का लोग बेरोजगार रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? यह एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर शहर के लोग, अर्बन क्षेत्र के लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, उसी को हम लोग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को दो प्रकार में, सीजनल और डिसगाइज्ड में कैटेगराइज किया गया है, और अर्बन को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में कैटेगराइज किया गया है। क्यों? क्योंकि शहर के लोग जनरली एजुकेशन लेने के बाद भी वो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। तो पहले समझते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जैसे गांव वगैरह में देखते हैं आप क्या कि अगर मान लीजिए कि रबी क्रॉप्स है या खरीफ क्रॉप्स है, उस समय सोइंग करने का, सोइंग मतलब आप लोग समझते हैं बोना, जब सोइंग करने का पीरियड होता है तब वहाँ पे रोज़गार आ जाता है, तो उस समय रोज़गार होगा। या हार्वेस्ट करने के पीरियड में, सोइंग और हार्वेस्ट के समय पे वहाँ पे उसको एम्प्लॉयड रहेगा। लेकिन जब ये पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये सीजन, अगर जब कोई भी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स का सोइंग और हार्वेस्ट का समय आता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उसको मिलता है, और जब ये समय बीत जाता है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं मिलता है। इससे कह सकते हैं कि ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी सीजन जब रहा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, और जब सीजन ख़त्म हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे आ जाता है। इसका मतलब इसी को हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट समझिएगा। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली में कोई 4 जन है जो कि खेती करते हैं, और उसको 4 जन ही काफ़ी है, लेकिन अचानक 2 जन और आ गए उस फैमिली में जो कहीं गए हुए थे, अब उनको वहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है, अब यहाँ उनके साथ खेती ही करना चाह रहे हैं। तो पहले 4 थे, अब 6 हो गए। तो 4 में भी खेत तो उतना ही है, फील्ड जो उसके पास जहाँ पे वो क्रॉप्स को ग्रोन करता था, उगाता था, वहाँ पे फील्ड तो उतना ही है, लेकिन 4 के बदले 6 आ गए हैं। तो बताइए क्या मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैं जितना क्रॉप्स में पहले वहाँ पे सोन कर रहा था, उपजा रहा था, उतना ही क्रॉप्स अभी भी उपजा रहा हूँ, जबकि यहाँ खेती करने में 4 से 6 हो गए हैं। तो जो ये 2 आदमी बढ़ गया और फिर भी प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहा, यही 2 आदमी को हम लोग क्या कहते हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। पता तो नहीं चलेगा कि यहाँ पे बेरोजगार है, लेकिन ये बेरोजगारी हो रहा है, इसी को कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए? ये गांव का क्षेत्र का था। अब अर्बन में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। गांव में शहर में हम लोग को एजुकेशन होने के बावजूद भी हम लोग के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास उतना एजुकेशन सही नहीं रहता है। हम लोग का एजुकेशन कैसा रहता है? डिग्री ओरिएंटेड। लेकिन एजुकेशन कैसा होना चाहिए? जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए, स्किल अच्छा रहना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होना चाहिए, इंडस्ट्री हो लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता। इसी का कारण शहर में क्या हो जाता है? कैसा अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिलता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए? ये 3 प्रकार का आपको अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है। और भी अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, लेकिन आपको बेसिकली 3 ही पढ़ना है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज जो कि रूरल का पार्ट है, एजुकेटेड जो कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। अब हम देखते हैं कुछ रीजन जो कि जनरली हमको गांव क्षेत्र में देखा जाता है किस कारण यहाँ पे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो पहला होता है कि स्लो रेट ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। हम लोग आज के देख रहे हैं कि जितना किसान फार्मर मेहनत करते हैं उसके मुताबिक उसको प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इससे साफ पता चलता है कि एग्रीकल्चर का स्लो ग्रोथ रेट होता है। इसीलिए बहुत सारा आदमी एग्रीकल्चर में ही रह जाते हैं, जबकि प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहता है। नहीं तो फिर वो आदमी गांव से शहर चले जाते हैं।
दूसरा रोजगार खोलने के लिए। तो इससे ये कह सकते हैं कि स्लो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कारण ये सब रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने का। दूसरा, लिटिल ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्रीज। गांव में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री देख रहे हैं नहीं लगा रहता है, लगा भी रहता है तो बहुत इतना कम ग्रोथ रहता है जो कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा हमको बेरोजगारी देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा, सोशल कास्ट, कास्ट सिस्टम। जनरली हम लोग देखते हैं क्या रीजन कास्ट सिस्टम जनरली देखने को मिलता है क्या कि जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट के में जॉब हम ये काम नहीं करेंगे, गांव में ये काम नहीं करेंगे। मान लीजिए डेयरी फार्मिंग है तो डेयरी फार्मिंग में हम काम नहीं करेंगे, हमको शहर जाना है। तो दिस ऑल आर द क्या कास्ट सिस्टम कह सकते हैं, जहाँ इमोबिलिटी ऑफ वर्क हमको देखने को जनरली मिलता है। सो ये भी एक इसका रीजन है, सोशल कास्ट, सामाजिक रीजन। चौथा, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। अभी जस्ट सीजनल एम्प्लॉयमेंट बताया है कि एग्रीकल्चर में जनरली सीजन में जब रहता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रहता है, और जब सीजन खत्म हुआ तो एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा। तो ये भी इसका बेस्ट कॉज है जो कि एग्रीकल्चर में देखा गया है ऐसा चीज़। पांचवा, लैक ऑफ एडिक्वेट इरिगेशन। जितना फसल तो लग गया, सोन हो गया है, लेकिन इरिगेशन जो वहाँ पे है उतना सुविधा कैनाल का, रिवर का सुविधा नहीं दिया गया है वहाँ पे, या फिर पंपिंग सेट नहीं है, तो इसके कारण वहाँ पे इरिगेशन करने में क्रॉप्स को दिक्कत होता है। तो ये भी एक अत्यधिक कॉज है हमारे सोसाइटी में कि इरिगेशन पर्पज सही नहीं रहने के कारण क्रॉप्स बहुत सारे खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ड्रॉट हो जाते हैं। ये था आपका रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को जनरली कॉजेज जिससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट। शहर में कैसे बेरोजगार होता है, क्यों रोजगार होता है, क्या रीजन है। तो पहला हम बोले कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में उनको नहीं स्लो ग्रोथ रेट लगता है तो वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, रूरल से अर्बन एरिया में, यानी मास माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। ऑटोमेटिकली एक इंडस्ट्री है, पहले वहाँ पे 100 पीपल काम कर रहा था, लेकिन अब रूरल से अर्बन एरिया में पब्लिक का माइग्रेशन हो गया है। इसके कारण अब इंडस्ट्री तो एक ही है लेकिन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऑटोमेटिकली देखेंगे क्या शहर में भी बेरोजगार वहाँ पे मिलने लगते हैं। तो ये पहला रीजन हो गया शहर में बेरोजगार, अर्बन क्षेत्र में ज़्यादा बेरोजगार होने का। दूसरा रीजन है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी हमको देखने को मिलता है, शहर में भी उतना ग्रोथ रेट डेवलपमेंट का नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जितना इंडस्ट्री लगना चाहिए शहर में उतना इंडस्ट्री नहीं हो लगता है। ये भी रीजन है हमारे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार होने का। तीसरा, इनएबिलिटी टू टेक रिस्क। शहर के लोग ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो उनको उतना बैकग्राउंड मजबूत नहीं हो सकता है, जिसके कारण वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर डिजायर उनका लो रहता है कि वो हम ये काम करेंगे तो हम सक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दिस ऑल आर द निगेटिविटी भी कर सकते हैं, दिस ऑल आर द प्रॉब्लम जिससे वहाँ पे रिस्क वो नहीं लेना चाहता है। चौथा, पर्सनल फैक्टर सच एज एज, वोकेशनल एंड फिटनेस। उसके बाद कर सकते हैं क्या, इलनेस। पर्सनल फैक्टर्स भी है जैसे कि उम्र का होना। दूसरा, वोकेशनल अनफिटनेस है कि ये काम नहीं हो पाएगा हमसे, इसमें हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप कमज़ोर रहेगा, दिल निगेटिविटी आपको फीलिंग आ जाएगा। यानी पर्सनल फैक्टर कुछ ना कुछ अपने आप रीजन खोजेंगे कि इस कारण ये सब चीज़ हो रहा है। तो ये एम्प्लॉयमेंट था, ये उसके एम्प्लॉयमेंट्स का पार्ट्स, कॉजेज उसका। अब देखते हैं स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े थे क्या होता है, उसका कॉजेज क्या होता है। अब पढ़ेंगे सरकार बेरोजगारी को दूर करने यानी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, रोजगार में कन्वर्ट करने के लिए कुछ न कुछ सरकार स्टेप्स लेती है, क्योंकि सरकार भी सोचती है कि हम अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेंगे तभी हमारे देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा और हम मजबूत होंगे। इसीलिए पहला सरकार का प्लान आया था मनरेगा, MG नरेगा। इसको पहले नरेगा बोला जाता था। यह प्लान 2005 में इसका लॉन्च हुआ था। पहले इसका नरेगा इतना ही बोला जाता था, देख रहे हैं ये NREGA। पहले फुल फॉर्म इसका था नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हम इसका फुल फॉर्म नहीं लिखे हैं लेकिन आपको बता रहे हैं। 2005 में पहले नरेगा लॉन्च हुआ था, फिर इसको 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय इनका नाम में एक दो वर्ड जुट गया, महात्मा गांधी। और इनका नाम हो गया, इस प्रोग्राम का नाम हो गया महात्मा गांधी
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लॉन्च हुआ था। इस प्रोग्राम के तहत सरकार हर पब्लिक को 100 दिन का, जो गांव में रोजगार जनरली गांव में की पब्लिक है उसको 100 दिन का रोजगार देती है। आपको काम रहे न रहे, सरकार आपको 220 रुपये के प्रति दिन से आपके अकाउंट में वो चला जाता है। इसमें जो जो आदमी इस प्लान के अंतर्गत अपना इनरोल किए हुए रहते हैं और रोजगार के लिए इनरोल हुए रहते हैं, इसके तहत उनको 100 दिन 1 ईयर में 100 डेज कम से कम 220 रुपये 220 रुपीज़ पर डे के मुताबिक उनको मिलता है इस योजना के तहत। तो ये बहुत बड़ा योजना था और इससे बहुत ज़्यादा रोजगार भी उत्पन्न हुआ था हमारे देश में। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम लॉन्च हुआ, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको IRDP भी हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये लॉन्च हुआ था आपको 1978 में। उस समय हमारे देश में फिफ्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था और 6th स्टार्ट होने वाला था। उस समय स्टार्ट ही हुआ था 6th 5 ईयर प्लान, और हमारे देश में 1978 में ये लॉन्च हुआ था। इसमें जनरली रूरल में जो पब्लिक रहते थे उसके तहत इस योजना के तहत, इस प्लान के तहत उनको स्किल दिया जाता था और उस स्किल से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में सिखाया जाता था और इससे भी रोजगार उस समय काफ़ी हुआ था। अब आगे देखते हैं जवाहर रोजगार योजना। सभी को याद होगा, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, द पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही योजना के तहत जवाहर रोजगार योजना के तहत ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, और इस योजना के तहत भी गांव में रोजगार उत्पन्न कराया जाता था। उसके बाद चौथा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY शॉर्ट फॉर्म में, ये 1993 में लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम। और वैसे ही जैसे स्किल देके वहाँ के गांव में छोटे छोटे इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट आइटम लेके गांव के बिजनेस को बढ़ाया जाता था, और ये NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ये स्टार्टअप हुआ था। आगे देखते हैं पांचवा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY। ये स्टैब्लिश हुआ था आपको 1997 में, और इसमें जनरली शहर में इंडस्ट्री स्थापना किया गया था और शहर के पब्लिक को स्किल सिखाया गया था, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार शहर में मिल सके। ये था आपका कुछ प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था और एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए इस प्रोग्राम के तहत। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है इस चैप्टर में जो आपको मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इन अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी मान लीजिए एक साल में 1000 बच्चा पे कितना बर्थ रेट होता है, बर्थ है, उसी को बर्थ रेट हम लोग बोलते हैं। यानी 1000 बच्चा पे कितना बर्थ यहाँ पे है, उसी को हम लोग बर्थ रेट कहते हैं। उसी प्रकार डेथ रेट क्या होता है, उसी मुताबिक 1000 आदमी पे कितना यहाँ एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना डेथ करता है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इन अ पीरियड, पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेथ रेट। तीसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है नंबर ऑफ बर्थ, जो जन्म लेता है बच्चा वो 1 साल से पहले ही कितना बच्चा पर 1000 पे मर जाता है, उसी को हम लोग 1 साल में जितना बच्चा जन्मा और कितना बच्चा 1 साल के अंदर ही डेथ कर जाता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डेथ बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल से पहले कितना बच्चे डेथ कर जाते हैं, उसी को हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR कहते हैं। याद रखिएगा, इसका IMR होता है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं हम लोग। उसका लिटरेसी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन who known that how to read, how to write and how to learn, that is called literacy rate। कितने बच्चे को लिखना पढ़ना जानता है, 6 से 7 साल के बाद से ये काउंट होता है, इसी को हम लोग लिटरेसी रेट बोलते हैं। और ये था आपका होल चैप्टर जो कि मैं डिस्कस करवाया। और एक न्यूज़ आप लोग को देना था कि अगर ये वीडियो तो देख ही रहे हैं, मैं आप लोग के लिए स्पेशल नोट्स खुद ही बना रहा हूँ। वो नोट्स मैं अगर आप लोग को चाहिए तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9570341525।
इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर जिस बच्चे को चाहिए नोट्स। और वो इस बच्चे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद अब अगर आपको ये नोट्स अगर ये अच्छा लगे तो नोट्स इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप मंगवा सकते हैं। और लास्ट में आखिरी में यही कहेंगे, सारा वीडियो देख के सारा वीडियो देख के अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और याद रखिएगा नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाला वीडियो मिल सके। ओके, बाय गाइज।